बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में रेग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा रिवाइज करने के कर्व फिटिंग होती क्या है। कर्व फिटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कर्व, यानी एक मैथमेटिकल फंक्शन दैट रीजनेबली फिट्स द गिवन डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स अलोंग अ कंटिन्यूम। यानी कुछ x वैल्यूज पे कुछ स्कैटर्ड या डिस्क्रीट x वैल्यूज पे करॉस्पॉन्डिंग y वैल्यूज मौजूद हैं, तो यूं एक्स वाई पेयर्स आपने कहीं से ले लिए हैं। मींस कोई एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और वहां से डाटा कलेक्ट कर लिया है कि मखसूस x वैल्यूज के लिए रेलिवेंट y वैल्यूज मौजूद हैं। अब ये आपके पास डिस्क्रीट डाटा पॉइंट्स हैं। द ऑब्टेन्ड कर्व ऑफर्स अ सिंपलर अल्टरनेटिव to the original function whose values at discrete points were given। यानी अब वो जो फंक्शन जिसके लिए वो जो corresponding x वैल्यू से y वैल्यूज बनती हैं, वो फंक्शन हमें लेट्स सपोज अननोन है। अब हम उस फंक्शन के बजाय उसको अप्रोक्सीमेट करने वाला, उसको रीजनेबली फिट करने वाला एक और दूसरा फंक्शन लेकर आते हैं। The obtained curve might be used to estimate the function values at points between the given data points and sometimes beyond the given data points as well। अब हमें वो जो x वैल्यूज़ के ऊपर करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ हमने रीडिंग्स ली हैं कहीं से, तो अगर उन x के अलावा दरमियान में किसी और x वैल्यूज़ पे हमें करस्पॉन्डिंग y वैल्यू चाहिए, तो वो जो अप्रोक्सीमेट करने वाला मैथमेटिकल फंक्शन आया है जो उस कर्व को फिट कर रहा है, यानी एक्चुअल फंक्शन का मुतबादिल साबित हो रहा है, हम उस फंक्शन डेफिनेशन को लेकर जो बाकी x वैल्यूज़ हैं गिवन x वैल्यू दरमियान में कहीं कहीं या उनसे बाज़ हट कर भी उस पर हम फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करना चाहेंगे। इस चीज़ को हम नाम देते हैं इन जनरल कर्व फिटिंग का। What are the two general approaches for the curve fitting? How can the choice be made between the two approaches? इसके लिए दो खास अप्रोचेज हैं, दो कैटेगरीज हैं वर्किंग की। एक है रेग्रेशन और एक है इंटरपोलेशन। यानी कर्व फिटिंग दो स्टाइल में होती है, एक का नाम क्या है, रेग्रेशन स्टाइल में, और एक इंटरपोलेशन स्टाइल में। न्यूमेरिकल एनालिसिस के फर्स्ट कोर्स में आप पढ़ चुके होते हैं कि इंटरपोलेशन आमतौर पे क्या है, और इंटरपोलेशन के लिए लेग्रांज इंटरपोलेशन, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, और उसके स्पेशल केसेस के तौर पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज, और समटाइम्स आप कुछ और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज ही पढ़ते हैं। तो वो जो प्रोसेस था वो था इंटरपोलेशन का, जबकि अब जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, रेग्रेशन का। दोनों कर्व फिटिंग के अंडर फॉल करते हैं। ये अलग बात है कि बाज़ बुक्स में आपको मिलेगा ये टॉपिक एज ए अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन, और अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन की मद में दो टॉपिक आएंगे, एक का नाम होगा रेग्रेशन और कर्व फिटिंग, और दूसरा है इंटरपोलेशन। बहरहाल अप्रोचेस दो ही हैं, एक है रेग्रेशन और एक इंटरपोलेशन, लेकिन इनका जो जनरल नाम दो एक कैटेगरी का बनता है ओवरऑल, उसे मैंने कर्व फिटिंग का नाम दिया है। कैनाल एंड चोपड़ा की बुक में भी बुक उसे कर्व फिटिंग का नाम दिया है, लेकिन बाज़ बुक्स में नजर आएगा कि वो कहेंगे रेग्रेशन और कर्व फिटिंग एक तरफ है, इंटरपोलेशन दूसरी तरफ है। यानी रेग्रेशन का दूसरा नाम वो कर्व फिटिंग लेते हैं, और इन दोनों की कंबाइंड कैटेगरी जो बनेगी, जो प्रॉब्लम है वो कहलाएगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए फंक्शन। आर द टू बेसिक चॉइसेस फॉर कर्व फिटिंग। रेग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ deriving a single curve that provides for the general trend of the data, and that curve is not required to pass through any of the data points। यानी रेग्रेशन में जो हम फंक्शन के मुतबादिल के तौर पे कर्व लेकर आएंगे वो एक सिंगल कर्व होगी, एक बात, और दूसरी बात ये कि वो डाटा का ट्रेंड बताएगी, यानी एक्स के लिहाज एक्स को चेंज करने से वाई में क्या चेंज आएगी उसका एक जनरल ट्रेंड बताएगी। लेकिन जो गिवन एक्स पॉइंट्स हैं उस पर जो गिवन वाई वैल्यूज़ हैं वो ज़रूरी बात नहीं कि वो लाइन उनमें से, वो कर्व उनमें से पास करे। इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग अ कर्व आ सिंगल फंक्शन और अ पीस वाइज फंक्शन। यानी वो सिंगल फंक्शन भी हो सकता है इंटरपोलेशन में, पीस वाइज फंक्शन भी हो सकता है। दैट इंटरपोलेट्स यानी पास करता है थ्रू ईच ऑफ द गिवन डेटा पॉइंट्स। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज केसेस इज डिपिक्टेड इन फिगर 3। अगर हम ये फिगर देखें तो नोट करेंगे ए बी सी तीन फिगर में कुछ एक्स वैल्यूज के लिए करॉस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज गिवन है, यानी हमने उन्हें डिस्क्रीट पॉइंट्स की शक्ल में, डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन तीनों प्लॉट्स में
जो डाटा पॉइंट्स हैं बिल्कुल सेम है। ये जो पहली लाइन है ये असल में एक्चुअली कर्व फिटिंग है, जबकि जो दूसरी ये कर्व बन रही है ये एक पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन की एग्जांपल है। और जबकि सी में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन्हें ज्वाइन किया, अब ये जो कर्व ओवरऑल बनेगी ये पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन हो रही है। जबकि ये सिंपल इंटरपोलेशन है, यानी इसमें अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं तो 7 पॉइंट्स को लेकर ये डिग्री 6 का पोलिनोमियल फिट किया हुआ है। जबकि यहाँ पे 7 पॉइंट को लेकर उनमें पेयर वाइज चलते हुए लीनियर पोलिनोमियल्स फिट किए हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन हो गई। जबकि ये पीस बी फिगर में पीस वाइज नहीं है बल्कि कंबाइंड के कह सकते हैं हम उसे। तो ये पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है। अकॉर्डिंगली अगर 7 पॉइंट्स थे तो डिग्री 6 का पॉलिनोमियल हमने उसके जरिए से फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर लिया। और उसकी खास बात क्या है इन दोनों बी और सी में कि इंटरपोलेशन है दोनों केसेस में, और जो कर्व है दैट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द गिवन डाटा पॉइंट्स। और ये इंटरपोलेटिंग कर्व की या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन में शामिल है, जिसको आप लिखते हैं पी आई एक्स आई इज इक्वल टू एफ एक्स आई, यानी गिवन पॉइंट्स के ऊपर जो f की वैल्यू है वही पॉलिनोमियल वैल्यू होगी। जबकि रेग्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। रेग्रेशन सिर्फ उस डाटा के ट्रेंड को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जो प्लॉट में जो रेग्रेशन लाइन दिखाई गई है ये एक लाइन है, ये कर्व एक लाइन है और ये लीनियर रेग्रेशन हो रही है। रेग्रेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। The choice of regression or interpolation can be made based on the amount of error associated with the data points. अब इनमें से regression की जाए given data points के लिए या interpolation, इसका जब कोई साइंटिस्ट ने चॉइस करनी है इन दोनों अप्रोच से बिटवीन, तो कैसे करेंगे, हम अमाउंट ऑफ एरर देखी जाएगी जो कि उन डाटा पॉइंट से मुतल्लिक है। इन द केस ऑफ हाई डिग्री ऑफ एरर और नॉइज इन द डाटा पॉइंट्स regression might be more relevant, यानी जो x वैल्यू से corresponding y वैल्यूज ली गई हैं वो itself कितनी एक्यूरेट हैं, यानी क्या उस गिवन x पे वही y आता है रियल जो जिस फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है रीडिंग, वो उसके मुताबिक क्या ये एक्यूरेट वैल्यूज हैं। तो अगर इसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी काफ़ी हाई है तो उस केस में इंटरपोलेशन ज़्यादा रेलिवेंट साबित हो सकती है, और अगर उसमें एरर ज़्यादा है तो रेग्रेशन। ये बहरहाल जस्ट एक तासुर दिया गया है कि इस तरह से हम देख सकते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि अगर उसमें पहले ही एरर है बहुत ज़्यादा तो कर्व को उन पॉइंट से गुजारने में कोई ख़ास स्पेशलिटी नहीं क्या पता हो, इसलिए सिर्फ ट्रेंड देखा जाने से क्या पता काम बन जाए। खैर ये एक डिटेल्ड इसमें एनालिसिस की ज़रूरत है कि कौन सा रेलिवेंट टॉपिक है उस वक़्त का। तो बाज़ औक़ात हमें इंटरपोलेशन सूट करती है और बाज़ औक़ात हमें रेग्रेशन सूट करती है। अब हम रेग्रेशन की तरफ आते हैं। तो अगर हमने गिवन x वैल्यूज़ के लिए जो x y डाटा पॉइंट्स हैं उनको लेकर हमने जब रेग्रेशन लाइन या रेग्रेशन कर्व बनानी है, अगर हम उनके दरमियान में लीनियर कर्व फिट करें यानी लीनियर रेग्रेशन लाइन फिट करें, तो उसके लिए जो जनरल फॉर्म बनेगी y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म बनेगी। The best value of constants occurring in the equation can be found in different ways. असल में इसमें a और b जो दो कांस्टेंट्स हैं ये अननोन हैं। अगर हम ये मालूम कर लें तो हम ये लाइन मालूम हो जाएगी। तो ऐसे कांस्टेंट्स को मालूम करने के लिए जो अप्रोचेज हैं वो 4 तरह की हैं: मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड ऑफ एवरेजेस, मेथड ऑफ सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो हम इस कोर्स में फ़िलहाल सिर्फ बात करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे। सपोज कर लें कि x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn ये आपके पास ऑब्जर्व डाटा है, यानी n पॉइंट्स n डाटा पॉइंट्स हैं, और लेट f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx बी द रिलेशनशिप suggested by the scatter diagram. Let pi be the point xi yi varying from 1 to 3 up to n, इसको p1 p2 pn नाम दे दिया पॉइंट का। When x is equal to xi, the observed value is xi and the expected value is f of xi. जो इनका डिफरेंस होगा yi हमारी नोट की भी वैल्यू है और जो कि
एक्चुअल वैल्यू है वो एफ एक्स आई होनी चाहिए थी, जो इनका डिफरेंस है उसे हम रेजिडुअल का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से y1 माइनस एफ एक्स वन, y2 माइनस एफ एक्स टू अप टू yn माइनस एफ एक्स एन, ये हमारे d1 से dn तक रेजिडुअल्स बन गए, विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने क्या किया है कि उन डिफरेंसेस के स्केयर का सम ले लिया है, दैट इज कॉल्ड ई, उसको हम ई नाम देते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्केयर इज दैट द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द रेसिडुअल्स इज मिनिमम। अब हमने इसको मिनिमाइज करना है एक्चुअली। इट इज आल्सो रेफर टू एज गॉसेस लीस्ट स्केयर प्रिंसिपल। द कर्व फिटेड बाय द दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लीस्ट स्केयर कर्व। अब ये नोट कीजिएगा कि सपोज करें कि हमारा ये वाला पॉइंट है P1, ये P2 नेक्स्ट आ गया, P3 आ गया, P4, इस तरह से ऑनवर्ड, PI इन जनरल पॉइंट है, और जो एक्चुअल कर्व गुजर रही है, हमारी रीडिंग यहाँ पर है P1 पे, जबकि एक्चुअल कर्व नीचे है। सिमिलरली D3 पर अगर हम D3 देखना चाहें वो क्या है, P3 ये पॉइंट है, जबकि एक्चुअल कर्व यहाँ पर है, तो इनका गैप कितना आ गया इसमें, D3। यानी हम जो कर्व बनाने जा रहे हैं वो उसको अगर हम fx नाम दे दें, तो एक्चुअल पॉइंट रीडिंग पॉइंट में और हमारी कर्व जो बनेगी, जो उसके दरमियान गैप है वो D3 है। इस तरह से हर जगह डी जो गैप्स आते जा रहे हैं। इन जनरल किसी पॉइंट के लिए अगर PI हम जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एम्पिरिकल वैल्यू है, जो गिवन डाटा है, और ये हमारी कर्व जो बनाने जा रहे हैं, फिट करने जा रहे हैं, ये उसका पॉइंट है। जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो DI है। हम चाहते क्या हैं कि इन डिफरेंसेस, इन रेसिडुअल्स या डिस्टेंसेस ये जो मौजूद हैं, इनके स्केयर्स के सम को मिनिमाइज किया जाए। The curve for which E is equal to this is minimum is called best fitting curve beside all the curves approximating the given set of data points। यानी इनके ट्रेंड को बताने के लिए कोई भी और कर्व फिट करेंगे वो इससे कम ही अच्छी होगी, ये बेस्ट फिट है। A line fitted by this principle is known as least square line, and a parabola fitted by this principle is called as least square parabola. The method of least squares gives unique values for the constants, so the curve fitted is unique। यानी जो इस पैटर्न से हम कर्व निकालेंगे, ये करॉस्पॉन्डिंग A और B वैल्यू मालूम करके यहाँ से फंक्शन का लाइन का एक्सप्रेशन बना लेंगे, वो यूनिक होगा। फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। सपोज करें कि हमें गिवन है x1 y1 से लेकर xn yn तक, ये n डेटा पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, एम्पिरिकल वैल्यूज हैं, और जो इनके दरमियान रिलेशन है सपोज वो y इज इक्वल टू ax प्लस b है। अब हमें a और b मालूम करना है। देन द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिडुअल इज, वो ऐसे हो जाएगा yi की वैल्यू किस पे, जो हमारा ये फंक्शन बनेगा, ये y इज इक्वल टू fx, यानी axi प्लस b, इनके डिफरेंसेस इन दोनों के, उनके स्क्वेयर्स का सम ले लेंगे। बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स e इज मिनिमम, हमने e को मिनिमाइज करना है। सिंस xi एंड yi आर नोन, e इज ए फंक्शन ऑफ a एंड b। इसमें xi वैल्यूज और yi वैल्यूज तो मालूम है, लेकिन इस पूरी डेफिनेशन में a और b अननोन है, तो हम कह सकते हैं कि e की वैल्यू a और b पर डिपेंड कर रही है। The conditions for e to be minimum are, कंडीशन क्या होंगी कि अगर हम e को a के लिहाज से डिफरेंशिएट करें या b के लिहाज से करें तो उनका डेरिवेटिव 0 आएगा। मतलब ये जो उसकी बेसिक कंडीशन थी, किसी भी जो है वो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए जो पहले स्टेशनरी पॉइंट वाली कंडीशन होती है, तो वहां पर डेरिवेटिव 0 होता है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। अच्छा, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव a के लिहाज से 0 मान लें या उसको 0 रखना चाहें तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एक्सप्रेशन आया, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको हमने रीअरेंज किया, मैनिपुलेट किया, तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गया इसके लिए, xi yi समेशन के लिए। सिमिलरली जो e को b के लिहाज से डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 पुट करें और रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाती है। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, a और b वैल्यूज मिल जाएंगी। आपके पास दो इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। फॉर दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b द लाइन
y is equal to ax plus b is the best fitted line to the data. The equation 2 and 3 are called the normal equations for the least square line y is equal to ax plus b. Note: the formula can be remembered by omitting the suffixes. The line is y is equal to ax plus b. The normal equations are समेशन y, यानी अंडरस्टूड है कि समेशन y का मतलब क्या है, y की बहुत सारी वैल्यूज उनका सम लिया जा रहा है. अगर वो n वैल्यूज हैं तो y i कह देंगे और i वेरी करेगा 1 से n तक. मींस ये जो सबस्क्रिप्ट थे या सफिसिस थे, अगर हम इन्हें रिमूव भी कर दें तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इससे क्या मुराद है. इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है वो ये बनेगी, इक्वेशन 3, ये चीज. और दूसरी इस तरह से हम उसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अदरवाइज वो उसकी कंप्लीट फॉर्म ये वाली है जिसमें इंडिसेस इन्वॉल्व हैं, सफिसेस इन्वॉल्व हैं या सबस्क्रिप्ट में आई जे वगैरह इन्वॉल्व हैं. इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्वली स्पेस्ड विद इंटरवल एच, वी कैन सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन बाय चेंजिंग द ओरिजिन एंड स्केल बाय ट्रांसफॉर्मेशन. एक्स कैपिटल इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच सो दैट समेशन एक्स इज इक्वल टू 0. मीन्स है कि अगर वो इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं, एक्स वैल्यूज आपस में इक्वली स्पेस हैं, एच फासले पर हैं, तो हम ओरिजिन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ये अभी हम आगे एग्जांपल में देखते हैं. एग्जांपल 1, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर टू फिट अ स्ट्रेट लाइन. रेग्रेशन लाइन मालूम करें टू द फॉलोइंग डाटा. एक्स की वैल्यू 0, 5, 10, 15, 20 पर, वाई की वैल्यू 7, 11, 16, 20, 26 ये रीड की गई हैं, ऑब्जर्व की गई हैं, नोट की गई हैं, रीडिंग ली गई है. ये एम्पेरिकल वैल्यूज हैं. और हमें चाहिए क्या कि हम y की वैल्यू x इज इक्वल टू 25 पर मालूम करें. वी फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द गिवन डाटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स. Since the values of x are equally spaced, let x is equal to x minus 10 over 5. Then the equation of the line of best fit is y is equal to ax plus b. और जो नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी वो इस तरह से बन जाएंगी. एंड टू फाइंड, अब हमें इन इक्वेशंस के लिए क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई. वी फॉर्म द टेबल. हम ऐसे टेबल बना लेते हैं, एक्स वैल्यूज करॉस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज, और जो कैपिटल एक्स आएगा वो ऐसे आता जाएगा, और ये एक्स वाई कैसे आएगा, रेलिवेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वाई इंटू एक्स, 11 इंटू दिस, 16 इंटू दिस, 20 इंटू दिस, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जो ये एक्स वैल्यूज हैं इनका आप स्क्वायर ले लें. इसके बाद नीचे ये आखिरी रो में हमने सम कर दिया, वाई वैल्यूज का सम इतना आ गया तो ये समेशन वाई हो गया, कैपिटल एक्स वैल्यू का सम इतना आ गया तो ये समेशन एक्स हो गया, इन प्रोडक्ट्स का सम इतना आ गया और ये एक्स स्क्वायर्स का सम 10 आ गया. फ्रॉम द टेबल n इज इक्वल टू 5, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे डाटा गिवन है, तो लिहाजा n इक्वल टू 5 हो गया. समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स की वैल्यूज हमें टेबल से मिल गई हैं. और उसके बाद हमने ये इनको पुट करना है इक्वेशन 2 और 3 में. ये जो हमारी इक्वेशन 2 और 3 थी, नॉर्मल इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू दिस लीनियर फिट, हम इसमें पुट करके हम सिस्टम बना लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4.7. ये जो हमारी मेन इक्वेशन थी कौन से वाली, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वहां जाके हमने वैल्यूज पुट की हैं इसमें. तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 4.7 इंटू दिस एक्सप्रेशन फॉर द कैपिटल x प्लस 16. सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4.7 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 16. तो ये y कर्व हमारे पास आ गई है. अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें मजीद सिंप्लीफाई कर लिए चलें इसे. अब हमने चाहिए क्या था, x 25 पे फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी थी, तो इस ये लीनियर फिट आ चुका है, हम इससे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं. क्या कि x 25 अगर फिट करें तो करॉस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 30.1 बनती है. अब अगर 30.1 वैल्यू को आकर हम अपने टेबल से थोड़ा सा मैच करें, नोट करें क्या हो रहा है. 0 पे 7 वैल्यू थी, 5 पे 11 थी, 10 पे 16 थी, 15 पे 20 थी, 20 पे 26 थी, 25 पे वो बता रहा है कि 30 इशारे कुछ होगी. यानी वो उसी ट्रेंड को देखते हुए आगे लीनियर गैस दे रहा है.
और ये भी मशीन लर्निंग जो रेग्रेशन एल्गोरिदम्स हैं, ये उनमें सबसे बेसिक एल्गोरिदम है ये वाला। ये वही रेग्रेशन टॉपिक है जो कि वहां इस्तेमाल होता है। In a tensile test of a metal bar, the following observation were made where X represent load in tons and Y elongation in 10,000ths of an inch. X और Y वैल्यूज गिवन है, हमें करना क्या है कि लीस्ट स्क्वायर फिट से इनका आपस में X और Y का रिलेशन मालूम करना है। किस फॉर्म में? Y इज इक्वल टू AX प्लस B की फॉर्म में, यानी A और B मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, सॉल्व करें। इसमें here the values are equally spaced। h जो है वो x के, ये h जो x वैल्यूज के जो है दरमियान डिस्टेंस है, वो स्पेसिंग है वो 1 की है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 n इज इक्वल टू 6 है। सो वी चूज द ओरिजिन एज द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज 3 and 4 एंड इट इज 3 + 4/2 दैट इज 3.5। तो यहाँ हम इस ओरिजिन फर्ज कर लेते हैं, और हम फर्ज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू x माइनस 3.5/h। h हमारा 1 है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, तो हमने कैपिटल X एक बना लिया। देन द इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट लाइन इज y इज इक्वल टू AX प्लस B। नॉर्मल इक्वेशंस हैं वही, उस तरह से हम टेबल बना के वैल्यूज कंप्यूट की और दोनों इक्वेशंस में पुट की। A और B यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब ये A और B आ चुके हैं, कैपिटल X वाली जगह पे जाकर हमने ये चीज़ें पुट की हैं और हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया। y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन बन गया। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि x और y के दरमियान में ये रिलेशन एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, एक लीनियर फिट लाइन है जो कि इस डेटा को फिट करती है, इस डेटा का ट्रेंड बता रही है। ये एक और एग्जांपल है, ये भी देख लीजिए। तो ये रेग्रेशन का सिंपल फर्स्ट टॉपिक हो गया, जिसमें हम लीनियर रेग्रेशन या लीनियर फिट की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।